हेलो। हाँ बच्चों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सुनिए। आज अपन पढ़ेंगे बच्चों स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है ना? तो स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है ये समझने की कोशिश करें आप। देखो, स्टीम तो आप समझते ही हो। स्टीम का मतलब किसी भी लिक्विड की वेपर फेज। जनरली अपन स्टीम वर्ड वाटर के लिए यूज लेते हैं। और लिखा हुआ है डिस्टिलेशन, इसका मतलब होता है सेपरेट करना। स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम के हेल्प से सेपरेट करना। समझ में आ गया पहले इसका मीनिंग? ठीक है, तो लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ ए लिक्विड विद द हेल्प ऑफ स्टीम। ठीक है, अब देखिए, अब जिस लिक्विड को अपन स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर रहे हैं उसकी क्या खास बात होनी चाहिए? तो लिक्विड बीइंग सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन शुड बी स्टीम वोलेटाइल। ठीक है ना? लिक्विड being separated by steam distillation should be steam volatile। ठीक है ना? steam volatile होना चाहिए और क्या होना चाहिए? वाटर इमिसिबल होना चाहिए। ये समझते हैं आप? steam volatile एंड वाटर इमिसिबल मतलब ऐसा हो कि वाटर के साथ में आते ही वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और वाटर में मिक्सअप नहीं होता हो। दो चीजें क्या क्या होना चाहिए? स्टीम वोलेटाइल मतलब स्टीम के कांटेक्ट में ही खुद क्या होना चाहिए? वो वेपर फेज में आ जाना चाहिए। समझ में आ गई बात ये? ठीक है ना? वो वेपर फेज में आ जाना चाहिए। ठीक है, और वो वाटर के अंदर मिक्सअप नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात ये? ठीक है, तो ये दो चीजें काम की है। अब देखो सुनो, ये आपने सीखा था कोई भी लिक्विड बॉईल कब होता है? जैसे ये लिक्विड, ठीक है, इस लिक्विड से वेपर बनेगी। तो और ये मान लीजिए क्लोज कंटेनर है, तो बाहर जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है? पी एक्सटर्नल। जनरली कितना होता है? 1 atm होता है बच्चों। जनरली एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है? 1 atm होता है। ठीक है, अब देखो सुनो, अगर बाहर वाला, ठीक है, क्या है, अंदर वाले प्रेशर से बाहर वाला प्रेशर, सॉरी, बाहर वाला प्रेशर ज्यादा है, अंदर वाला प्रेशर कम है, तो बताओ क्या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ? एक बात बताओ बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट पर आपने देखा होगा क्या होता है? लिक्विड और वेपर फेज दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में जाती है ना? बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड एंड वेपर फेज दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में जाती है। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाती है बच्चों, है ना, जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ गई, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे कि जो प्रेशर इस साइड है वो इस साइड है, मतलब दोनों साइड प्रेशर क्या होना चाहिए? इक्वल। यानी जो प्रेशर वेपर प्रेशर है वो एक्सेल होना चाहिए। यानी हमने बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन लिखी थी? हमने बोला था कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, ये बोला ना। तो बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। अब एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, देखिए, ये स्टीम वोलेटाइल का माथा थोड़ी क्या है वो समझाता हूं मैं आपको। देखो बच्चों सुनो, इस कंटेनर में मैंने लिक्विड ले रखा है, लिक्विड को मैंने ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रखा है, और ये जो ब्लैक कलर के जो आपके पॉइंट बना रखे हैं वो लिक्विड की वेपर के पॉइंट्स हैं। लिक्विड की वेपर है सपोज, ठीक है, इधर मैंने वाटर ले रखा है, ठीक है, और इधर ये वाटर की वेपर दिखा रखी है मैंने आपको। ठीक है, अब एक बात बताऊं, इसको आप ऐसे सोचो कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोई काम कर रहा है, एक बंदा अगर कर रहा है तो उसको 2 घंटे लग रहे हैं, और अगर उसी काम को 2 बंदे साथ मिलके करें, ठीक है, तो हो सकता है उसमें आधा टाइम लगे, हो सकता है
एडिटिव इफेक्ट आ जाता है बच्चों, एडिटिव इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप अकेले काम कर रहे थे, 2 घंटे लगे, आपका भाई आपके साथ लग गया, तो हो सकता है वो 1 घंटे में वो काम आपने फिनिश कर दिया, ऐसा हो सकता है। तो अब देखो हुआ क्या कि इधर लिक्विड था, इसको हीट कर रहे हैं, इधर वाटर से हम कंटिन्यूअसली वेपर इसके अंदर भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिक्विड की भी वेपर है और वाटर की भी वेपर है, और जैसे ही दोनों लिक्विड और वाटर दोनों की वेपर मिलकर वेपर प्रेशर जैसे ही P एक्सटर्नल के इक्वल होगा, बोलो ये जो मिक्सचर है वो बॉयल होने लग जाएगा। बात को ध्यान से सुनना, देखो मैं ऐसा कहता हूं कि जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड से बनी वेपर और वाटर से बनी वेपर दोनों मिलके किसके इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर, तो सॉल्यूशन क्या करने लग जाएगा, बॉयल करने स्टार्ट लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है व्हेन Vp लिक्विड Vp वाटर इक्वल्स टू P एक्सटर्नल सॉल्यूशन विल स्टार्ट टू बॉयल, उबलने लग जाएगा। अब देखिए इस कंडीशन में एक खास बात सुनना, लिक्विड एंड वाटर मिक्सचर विल स्टार्ट टू बॉयल बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इसमें सुनना, अगर वो काम दोनों भाई अलग अलग कर रहे थे, हो सकता है एक भाई को 2 घंटे लग रहे हो, एक भाई को मान लीजिए 2.5 घंटे लग रहे हो, और दोनों ने मिलके किया तो 1 घंटे भी हो गया। अब सुनना, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो तो सुनो, जैसे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जैसे देखो ये क्लोरोबेंजीन है और ये वाटर है, प्योर क्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 132 डिग्री सेल्सियस, प्योर क्लोरोबेंजीन का 132, वाटर का 100, ठीक है। लेकिन अब जब इन दोनों को साथ में लेते हैं तो बेटा नियर अबाउट 90 डिग्री सेल्सियस पर ही ये मिक्सचर बॉईल होने लग गया। 90 डिग्री सेल्सियस देखो इन दोनों से कम है कि नहीं है, 90 डिग्री सेल्सियस इन दोनों से कम है क्या, तो ये एडिटिव इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, समझ में आ गया। अब देखो सुनो, यहाँ कॉमन सी बात है, जिसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी उसकी वेपर ज्यादा बनेगी, जिसकी वेपर ज्यादा बनेगी उसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। तो पीवी को सेनाटिक ये लिया मैंने, तो बोलो क्या हो जाएगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। अब देखो अपन ऐसा लिख सकते हैं पी ए नोट पी बी नोट, तो ये रेशियो ले लिया, ये फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास। वापस सुन लो मैंने क्या बोला अभी तक, ध्यान सुनिए, हमने पढ़ रहे हैं स्टीम वोलेटाइल, स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम का मतलब आप समझते हो किसी भी लिक्विड की वेपर फेज, ठीक है। डिस्टिलेशन का मतलब क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, ठीक है ना। तो किसी भी लिक्विड को अपन क्या करेंगे, वेपर की हेल्प से सेपरेट करेंगे। ये उन लिक्विड के लिए करेंगे जिसमें क्या हो, वो एक तो स्टीम वोलेटाइल हो, स्टीम के कांटेक्ट में आते, है ना, स्टीम के कांटेक्ट में आते ही वो क्या हो जाए, वेपर फेज में आ जाए, ठीक है, आ रही बात सुने। और दूसरा वाटर में इमिसिबल होगा, समझ में आ रही बात ये, ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां से जब दोनों इधर आई, तो आपने अगर लास्ट 11th में पढ़ा हो डिस्टिलेशन की डायग्राम में से, ये कंडेंसर है बेटा, कंडेंसर में अपन क्या करते हैं, कोल्ड वाटर पास करते हैं, तो कोल्ड वाटर से स्टीम क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, वाटर और लिक्विड 2 अलग अलग लेयर में आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। ये समझ में आ गया। तो 11th में आया हुआ कंसेप्ट है डिस्टिलेशन, आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में ये आया हुआ टॉपिक है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, ये समझ में आ गया। तो देख लीजिए एक बार आप इसको फटाफट, ध्यान रखना जब 2 लिक्विड एक दूसरे में मिसिबल हो तब लगता है रावर्ट्स लॉ, और जब मिसिबल नहीं हो तो सिंपल मैंने क्या कर दिया, ये डोल्टन्स लॉ लगा दिया, दोनों का वेपर प्रेशर सीधा जोड़ दिया, किसी भी तरह का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर काम नहीं आएगा क्योंकि मिक्सअप ही नहीं हो रहे ना, मिक्सअप नहीं हो रहे, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो,
अब अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो एक क्वेश्चन करते हैं अपन सीधा सीधा। क्वेश्चन कह रहा है कि एट 89 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्रेशर ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस प्रेशर ऑफ H2O, ये आपको दिया हुआ है 7.7 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल, ठीक है। इसी टाइम आपको वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। इसी टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो वाटर का जो वेपर प्रेशर ये दे रहा है, ठीक है, वो आपको दे रहा है कितना, वो दे रहा है बच्चों 7 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल। अब देखो सुनो, यहाँ पे क्या खाना है, यहाँ दोनों का साथ दिया है और यहाँ सिर्फ वाटर का दिया है ना। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो सिर्फ ये बच जाएगा। देखो यहाँ दोनों का साथ है, यहाँ सिर्फ वाटर का, तो क्या करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोबेंजीन कितना आ जाएगा, माइनस कर दीजिए तो 0.10 की पावर 4 यहाँ कर सकते हैं, क्या आ जाएगा। ये ऐसा हमेशा देगा आपको, लिक्विड का और वाटर का दोनों का साथ देगा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों ध्यान दो, ध्यान रखना, वैसे बॉइलिंग पॉइंट अपन एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके, है ना, बदल भी सकते हैं। अब देखो मैं इसको ऐसे लिखूं, प्रेशर ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड प्रेशर ऑफ H2O, ये लिखा मैंने, देखो। तो बच्चों क्लोरोबेंजीन का हो गया 7 इंटू 10 की पावर, क्या बच्चों, एंड वाटर का कितना हो गया, ये हो गया 7 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। अब देखो WA ME, ये WB ऊपर आ जाएगा MB, ऐसे करेंगे। यहाँ से देखो क्या होगा 10 की पावर -1, WA ये हमें पता नहीं, ये भी हमें पता नहीं, ये तो हमें निकालना है। MB हो गया 18 और ME हो गया 112.5। क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं आप। देखो बच्चों क्लोरोबेंजीन ये होती है C6H5C, ये क्लोरोबेंजीन कैसे निकालोगे, 12 इंटू 6 72, 5 इंटू 1 5, 35.5 इंटू 1, ये एडिशन कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। आगे बात सुनिए, यहां से अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों WA अपॉन WB ये हो गया इस तरह से, ठीक है। सोल्व करने पे बच्चों ये आ रहा है 0.625 डिवाइडेड बाय 1। अब ध्यान देना, ध्यान क्या है कि ए ध्यान रख लेना, मैंने क्लोरोबेंजीन को मान रखा है, बी वाटर को मान रखा है। इसका मतलब जब हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं, तो जो मैंने इधर अभी कंटेनर बनाया था उसमें अगर 1 ग्राम वाटर आ रहा है तो क्लोरोबेंजीन कितना आ रहा है 0.625 ग्राम, यानी ये 1 ग्राम बन रहा है तो ये 0.625 ग्राम बन रहा है। समझ में आ गया। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि मास परसेंटेज ऑफ क्लोरोबेंजीन क्या हो जाएगा, 0.625 ये हो जाएगा, दोनों मिला के नेट मास आ गया, ये इसकी परसेंटेज निकल जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो जैसे इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, ये कहता है कि प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड प्रेशर ऑफ H2O, ये कह रहा है 748 ये है 95 डिग्री सेल्सियस को। फिर कहता है सेम टेम्परेचर पर प्रेशर ऑफ H2O इसने दिया है 648 इसी टेम्परेचर पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ दोनों का साथ में दिया है और यहाँ सिर्फ वाटर का दिया है, तो इससे इसको माइनस करेंगे
तो लिक्विड का मिल जाएगा मेरे को, क्या मिल जाएगा, 100 mm Hg मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो वाटर का पता लग गया, लिक्विड का पता लग गया। लिक्विड को A मान लेता हूँ, वाटर को B मान लेता हूँ। अब ये क्या कह रहा है कि लिक्विड का कितना मिल रहा है आपको, 1.25 ग्राम, ठीक है, और वाटर का मिल रहा है 1 ग्राम, ठीक है, ये आपको दे रहा है। तो ये कहता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड बताना है, ठीक है, क्या बताना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो बहुत आसान है, क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हमारा फंडा वही चलेगा, पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू बी ये आ गया, ठीक है। तो देखो ये हो गया 100, ठीक है, इसका हो गया 648, डब्ल्यू ए लिक्विड का गिवन है 125, एन बी वाटर है, एम ए आपको फाइंड आउट करना है और डब्ल्यू बी करना है। सिंपल है, एक अननोन वैल्यू है, सोल्व करके अपन निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये इस तरह से करना है। स्टीम डिस्टिलेशन सिंपल सा सुन लो, स्टीम का मतलब वाटर की वेपर, डिस्टिलेशन का मतलब सेपरेट करना, किसी भी लिक्विड को वाटर की वेपर की हेल्प से सेपरेट करना। ये उन लिक्विड के लिए यूजफुल है जो क्या हो, जो स्टीम वोलेटाइल हो, यानी स्टीम के कांटेक्ट में आते ही वेपर फेज में आ जाए, ठीक है, तो इम्प्योरिटी पीछे रह जाएगी, और वाटर में इमिसिबल हो। होता क्या है बच्चों, इसका बेनिफिट ये है कि अपन किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर पे भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, है ना। जैसे आप देखो कि ये इस टेम्परेचर पर सेपरेट आउट होने लग गया, है ना। ऐसा इसलिए हुआ कि ओवरऑल एडिटिव इफेक्ट आया, कुछ वेपर लिक्विड ने बनाई, कुछ वाटर ने बनाई, जैसे दोनों की वेपर मिलके आपकी 760 या एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हुआ, वो लिक्विड बॉईल करने लग गया, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था, ठीक है बच्चों। ऑप्शन तो कल हमने पढ़ा था ओस्टवाल्ड वाटर प्रोसेस, और ये आज हमने पढ़ा स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। अब अपन टॉपिक लेते हैं बच्चों आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, अपन ले रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। देखिए साथ में मैं नॉन आइडियल भी लिख देता हूं, बहुत आसान टॉपिक है, आप ध्यान से सुनोगे अभी याद आ जाएगा आपको। देखो सुनो, आइडियल और नॉन आइडियल समझते हैं अपन ढंग से, सुनना एकदम आराम से अच्छे से। देखो मान लीजिए आप में से किसी ने एक एग्जाम दिया, ठीक है, सपोज 10th के एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम देने के बाद हर बच्चा अपने मार्क्स कैलकुलेट करता है, वो देखता है कि भाई मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं। तो मान लीजिए आपने ऐसा बोला कि मेरे 90% मार्क्स आएंगे, आपने ऐसा क्या किया कि आपने ऐसा बोला, क्लेम किया कि मैं 90% बनाऊंगा। अब सोचो एग्जाम का रिजल्ट आए और आपके एग्जैक्टली 90% आ जाए, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, यानी आइडियल है। ये बात समझ में आ गई। अब सोचो हो सकता है कि आपके 92% आ जाए, हो सकता है ना। कई बार अपन सोचते हैं ना कि यार उस बच्चे के इतने मार्क्स कैसे आ गए, है ना। अब मान लीजिए 92% आ गए, आपको अच्छा तो बहुत लग रहा है, ज्यादा नंबर आए, बट आपकी कैलकुलेशन से ये डेविएट हो गया बच्चों, कैलकुलेशन से अलग आया। तो कैलकुलेशन से ये ज्यादा आ रहा है ना, ज्यादा आ रहा है, इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन, जो सोच रहे थे उससे ज्यादा आया। तो अब सोचो कम भी तो आ सकते हैं ना, 88% आ गए मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव डेविएशन, समझ में आई बात, ठीक है। जितना सोचा उतनी आ जाए,
आइडियल सॉल्यूशन, यानी ये आइडियल वाली बात है, ज्यादा आए पॉजिटिव, कम आए नेगेटिव। समझ में आ गया? डिफरेंस समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आइडियल का मतलब कोई चेंज नहीं, ठीक है। नॉन आइडियल का मतलब चेंज हो सकता है। चेंज दो तरह से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन, और नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब अपन इनको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो सुनो, एग्जाम में तो हमने मार्क्स के अकॉर्डिंग बात की, यहाँ हम सारी बात करेंगे बच्चों वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग। हम बात करेंगे कि वेपर प्रेशर कम हो गया या ज्यादा हो गया। तो सुनो, देखिए, अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है तो वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व हो रहा है वो वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल के इक्वल आएगा। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर एंड थ्योरेटिकल, या आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल एंड वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल। ये दोनों चीजें क्या होगी? इक्वल होगी। समझ आ रहा है? अब देखो बच्चों, एक्सपेरिमेंटली हमने निकाला था मैनोमीटर से, ठीक है, और थ्योरेटिकली किससे निकलता है? राउल्ट्स लॉ से, ठीक है भाई। आपने जो नंबर कैलकुलेट किए अपने, वो तो थ्योरेटिकल थे। प्रैक्टिकली तो कौन देगा? जो हमारा एग्जामिनर है, जो एक्सटर्नल है, वही देगा ना। अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल आ गई तो ये आइडियल है। अब सोचिए, अगर ऐसा हो कि वेपर प्रेशर ऑब्जर्व एंड वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल ये दोनों इक्वल नहीं हो, अगर ये इक्वल नहीं हो तो इसको क्या बोला जाएगा? नॉन आइडियल बोला जाएगा। बोला जाएगा बच्चों, ठीक है। इक्वल है तो बोलो आइडियल, इक्वल नहीं है तो इनको बोला जाएगा नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल में दो चीजें हो सकती हैं, ज्यादा आ जाए या कम आ जाए, ठीक है। अब देखो, अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो सुनना ढंग से। देखो, मान लीजिए ए और बी ये दो लिक्विड है, ठीक है। ए और बी दो लिक्विड है। अब बच्चों देखो सुनो, एक के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और जो बी के बीच में लग रहा है, ठीक है, वही का वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब आपने ए और बी को आपस में मिक्सअप कर दिया तो लगना चाहिए। सुनो बात वापस, ए एक के बीच में जो फोर्स लग रहा है और जो बी बी के बीच में लग रहा है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया एफ ए एफ बी एंड बी। इन दोनों को मिक्सअप किया, मिक्सअप करने के बाद भी वही फोर्स लगे, इसका मतलब ना तो कोई नया फोर्स डेवलप हुआ, या ना तो कोई अट्रैक्शन डेवलप हुआ, ना कोई रिपल्शन डेवलप हुआ, तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन बोलो क्या होगा? नो चेंज। अब वेपोराइजेशन को अपन ये भी बोल सकते हैं टेंडेंसी ऑफ एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, टेंडेंसी ऑफ एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब वो प्योर था तो जिस रेट से वेपोराइज हो रहा था उसी रेट से, जब वो तो उसी रेट से वेपोराइज हो रहा है वो। समझ में आ रही है बात ये, है ना? उसी रेट से वो वेपोराइज हो रहा है, कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है ना, उसमें कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखिए, इधर क्या होगा? इधर ऐसा नहीं होगा, हो सकता है इधर मैं क्या बोलूंगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में लग, ठीक है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में लग रहा है, ठीक है, वो इक्वल नहीं होगा,
FAB, ठीक है ना, वो इक्वल नहीं होगा हाँ जी, यहाँ इक्वल नहीं होगा। अब हो सकता है वो फोर्स बढ़ जाए या घट जाए, वो अभी अपन नॉन आइडियल में डिस्कस करेंगे जब पॉजिटिव नेगेटिव अलग लूंगा मैं, ठीक है। ठीक, तो ये बात आई। अब देखो यहां कोई चेंज नहीं आए, ऐसा तभी पॉसिबल है बच्चों, सुनना ध्यान से, जब मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी एक जैसी हो। बात को सुनो, ऐसा तभी पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी एक जैसी हो। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूं, मेरे पास एक है एंड हेक्सेन 6 कार्बन के एल्केन है, और एक है एंड हेप्टेन 7 कार्बन के एल्केन है, दोनों एल्केन है, दोनों के मॉलिक्यूलर मास में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो स्ट्रक्चर भी सेम है और पोलैरिटी भी सिमिलर है, तो दोनों को मिला के अपन आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। समझ में आ गया? स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। इधर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी सिमिलर नहीं आएगी। सुनो अभी तक मैंने क्या बोला, हमने हेडिंग डाली है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। हमने ऐसा बोला था कि आपने राउल्ट्स लॉ से जो वेपर प्रेशर निकाला वो का वो वेपर प्रेशर मैनोमीटर से आ जाए, यानी एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल में कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया मामला ये, ठीक है। अब देखो अगर नॉन आइडियल है तो इसमें डिफरेंस आएगा। अब वेपर प्रेशर आपको पता होगा डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर, ठीक है। तो अगर यहाँ डिफरेंस नहीं आ रहा, इसका मतलब जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उसमें कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में लग रहा था, जो बी और बी के बीच में लग रहा था, वो ए बी के बीच में लगेगा। इसका मतलब रेट ऑफ वेपोरेशन में कोई चेंज नहीं, ना घटी ना बढ़ी, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। तो अपन एक नाम ये भी दे सकते हैं टेंडेंसी ऑफ एस्केपिंग, है ना, ये भी नो चेंज। समझ में आ गया? इसका मतलब ना तो कोई नए बॉन्ड बने और ना ही कोई पुराने बॉन्ड टूटे, ठीक है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा, जो ए के बीच में लग रहा था वो ए बी के बीच में अब नहीं लगेगा, जो बी और बी के बीच में लग रहा था वो ए बी के बीच में नहीं लग रहा था। अब हो सकता है वो बढ़ गया हो और हो सकता है वो घट गया होगा, वो अपन अभी जब नॉन आइडियल के दोनों लेंगे तो डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट अपन ये बोल रहे हैं कि जब अपन आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो दोनों लिक्विड के बीच में ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा ना बढ़ा। देखो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता, सपोज ये पहले आइडियल कंडीशन थी, आइडियल कंडीशन ये, अब ये की ये रही, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। मान लीजिए अट्रैक्शन बढ़ गया, यानी कि पास पास आ गए तो वॉल्यूम घट गया, और मान लीजिए यहां से दूर चले गए तो वॉल्यूम बढ़ गया। बोलो जो कंडीशन आइडियल है तो वही मेंटेन करे, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर नॉन आइडियल है तो हो सकता है अट्रैक्शन बढ़ गया और हो सकता है अट्रैक्शन घट गया। बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल आएंगे, मॉलिक्यूल जब पास पास आएंगे तो बोलो वॉल्यूम घट जाएगा, और जब दूर जाएंगे तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, बोलो बढ़ जाएगा ना। समझ में आ गया? लेकिन हम क्या बोल रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी अपन क्या बोलेंगे कि जब अपन ए और बी को मिक्सअप कर रहे हैं तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 आएगा। मतलब क्या हुआ कि ए का 100 ml और बी का 100 ml दोनों मिलाया तो ओवरऑल 200 ml आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 200 ml से ज्यादा आ जाए या कम आ जाए, तो ऐसा होते ही वो नॉन आइडियल हो जाएगा। लेकिन इधर क्या आएगा बच्चों, देखो इधर जो आएगा वो आएगा डेल्टा वी मिक्स, ये आपका नहीं आ सकता, 0 नहीं आ पाएगा। समझ में आया?
यानी या तो मॉलिक्यूल दूर गए होंगे या मॉलिक्यूल पास आए होंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में ये कह सकता हूं क्या कि अगर अपन बात करें कि जब ये सॉल्यूशन बन रहे हैं तो एंथैल्पी चेंज क्या आ रहा है, हीट देनी पड़ रही है या हीट निकल रही है। ध्यान दीजिए, इसमें कोई भी नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके अराइज नहीं हुए, नए जो पहले थे वही थे। यानी ना तो अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ता हीट रिलीज होती, और रिपल्शन बढ़ता तो हमें उनको पास पास लाने के लिए हीट देनी पड़ती। तो ना तो हमें हीट देनी पड़ रही है और ना ही वो रिलीज। इसका मतलब इस केस में क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग हीट। आप ऐसे देखो सुनो, आपने सोचा कि 90% मार्क्स आने चाहिए और आपके 90% ही आए ना, यानी कोई डिफरेंस नहीं आया ना, तो इस तरह से देखो, है ना। लेकिन इधर क्या होगा, इधर जो होगा आपका डेल्टा एच मिक्सिंग, ये आपका 0 नहीं आएगा, ये आपका 0 नहीं आएगा। समझ में आया मामला? वापिस सुनो, देखो दो तरह के सॉल्यूशन, आइडियल नॉन आइडियल। आइडियल उनको बोलते हैं जो हर टेम्परेचर और हर कॉन्सेंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को परफेक्टली फॉलो करे, है ना। जो हर टेम्परेचर और हर कॉन्सेंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को परफेक्टली फॉलो करे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब अगर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन आइडियल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां हम जो डेविएशन बता रहे हैं वो वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ठीक है, अब जितना आपने मैनोमीटर से मेजर किया वही राउल्ट्स लॉ जाए तो आइडियल है, और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो वो नॉन आइडियल है। अब इक्वल में हो सकता है वो, इक्वल नहीं आ रहा है तो कम हो सकता है और ज्यादा हो सकता है। इक्वल तभी आएगा जो इन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन जो प्योर स्टेट में लग रहा था वो मिक्सचर में लगना चाहिए, और यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब जब नए फोर्स कोई जनरेट नहीं हुए तो रेट ऑफ ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंडेंसी ऑफ एस्केपिंग मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 आएगी क्योंकि ना तो मॉलिक्यूल पास आए ना दूर गए, जिस स्टेट पे थे उसी स्टेट में। यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये हो गया मेरे पास। अब देखो आइडियल तभी होगा जब स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी सिमिलर हो, नॉन आइडियल तभी होगा जब स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी सिमिलर नहीं। अब सुनो देखो बच्चों, अब मैं आपको इनके एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए सुनिए, अगर मैं लेता हूं आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन में देखो एग्जांपल लेता हूं, समझ में आएगा आपको। मैंने लिया n हेक्सेन प्लस n हेप्टेन। ध्यान दीजिए, हेक्सेन हेप्टेन दोनों ही एल्केन है और दोनों के मॉलिक्यूलर मास में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, स्ट्रक्चर भी एक जैसी है और पोलैरिटी भी एक जैसी। ठीक है ना। फिर मैंने लिया देखो बेंजीन एंड, क्या लिया, बेंजीन एंड टोलुइन। ठीक है, तो बेंजीन और टोलुइन में भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है बच्चों। देखो ये बेंजीन है और ये टोलुइन है, एक ही जैसा है बच्चों। बेंजीन और टोलुइन एक ही जैसा है, कोई फर्क नहीं है इसमें, बोलो, है ना। अब देखिए सुनिए, अगर जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास है इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, देखिए एक ही जैसे हैं ये, बोलो ये एक ही जैसे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, बोलो आगे बात सुन रही है ना, ये एक ही जैसे हैं। ठीक है, फिर देखिए SiCl4 CCl4, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये अगर आप एग्जांपल देखोगे ना बेटा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जैसा अगर मैंने ये बोला क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ये देखिए, तो हेक्सेन हेप्टेन एक कार्बन का डिफरेंस,
बेंजीन टोलुइन, एक कार्बन का डिफरेंस। कार्बन सिमिलर है, हेलोजन याद करो FCl है ना, एटॉमिक नंबर आसपास के हैं ये, SiCl4 CCl4, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन एंड टोलुइन। अगर आपसे कोई पूछे बताओ कि मिथेनॉल और ये है इथेनॉल, अब आपसे पूछे बताओ ये किस टाइप का सॉल्यूशन बनाएंगे, बहुत आसान है बच्चों। देखो इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो ये आराम से अपन कह सकते हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन अब देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास है एन ब्यूटेन और मेरे पास है एन ऑक्टेन, ब्यूटेन और ऑक्टेन, ध्यान दीजिए यहाँ 4 कार्बन है और यहाँ 8 कार्बन है, देखो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, तो ये आइडियल नहीं बन सकता, आइडियल नहीं बनेगा क्योंकि काफी ज्यादा डिफरेंस आएगा मॉलिक्यूलर वेट में, समझ आ गया। तो आइडियल को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है बच्चों, आसपास के कार्बन होंगे, बहुत थोड़ा बहुत अंतर होगा, ठीक है ना, तो उसको अपन आइडियल बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो सुनो, सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने एक ग्राफ बनाया था ऐसा, इस तरह का, देखो ये ग्राफ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये ग्राफ ऐसा कुछ आया था, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ आया था, याद कीजिए, ठीक है। अब देखो सुनो, इसमें 2 चीजें हो सकती है, ये आइडियल का ग्राफ है, अगर ऐसा हो कि वेपर प्रेशर इससे भी ज्यादा आ रहा हो, मतलब जो आप सोच रहे हो उससे ज्यादा आ रहा है, नंबर 90% सोचे थे 92 आ गए, तो डेविएशन पॉजिटिव आ, यानी ये पॉजिटिव डेविएटिंग हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो पॉजिटिव डेविएटिंग में देखो ग्राफ इस तरह से ऊपर की तरफ बनेगा, बनेगा। अच्छा अगर मान लो मैं ऐसा करता, देखिए कैसे कि मैं कहता इस तरह से आ रहा हूं, देखो तो बच्चों ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं नीचे की तरफ बना रहा हूं, ये मैं नीचे की तरफ, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, देखिए मैं इसको अलग से बना देता हूं, मान लीजिए लाइन थी, ठीक है, अगर मैं ऐसे बना रहा हूं ऊपर की तरफ है, और अगर मैं ऐसे बना रहा हूं ये नीचे की तरफ, तो ये आपकी आइडियल कंडीशन थी 90% की, ये 92% वाली पॉजिटिव डेविएशन, और ये नीचे वाली, समझ में आ गया, ग्राफ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बस ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब देखो, अब नॉन आइडियल में समझने की बात करते हैं, देखो ये 2 तरह से हो सकते हैं बच्चों, नॉन आइडियल 2 तरह से, एक तो है पॉजिटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन और एक है नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरह से बात करेंगे अपन। देखो पॉजिटिव डेविएटिंग और नेगेटिव डेविएटिंग, पॉजिटिव में हमने क्या किया था, बढ़ाया था, और नेगेटिव हमने क्या किया था, घटाया था। तो देखो बच्चों क्या होगा, सुनो, पॉजिटिव में हम ऐसा बोलेंगे कि जो वेपर प्रेशर आप एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हो वो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से ज्यादा है। एक्सपेरिमेंटल निकालते हैं मैनोमीटर से, थ्योरेटिकल निकालते हैं राउल्ट लॉ से। अब देखो इधर नेगेटिव में लाना है, यानी कम लाएंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इससे थ्योरेटिकल से कम आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ वेपर प्रेशर जो सोच रहे हो उससे ज्यादा आ रहा है, और यहाँ वेपर प्रेशर जो सोच रहे हो कम आ रहा है, सोचो प्रेशर ज्यादा लाना है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करना है,
रेट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ानी है, टेंडेंसी ऑफ एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स बढ़ानी है। तो देखो अपन क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है। इस कंडीशन में बोलो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ वेपोरेशन कम होगी। अब रेट ऑफ वेपोरेशन बढ़ानी है, ऐसा तभी होगा जब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो कम हो जाए, तभी मॉलिक्यूल जल्दी भागेंगे। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए के बीच में लग रहा है, जो बी और बी के बीच में लग रहा है, और जो ए बी के बीच में लग रहा है, तो ए बी के बीच में फोर्स कम लगेगी। जैसे आपने मिक्सअप किया, फोर्स इसमें कम लग रहा है, तो अगर कम लग रहा है तो बोलो क्या होगी, इसकी टेंडेंसी वेपोराइज होने की राइज कर जाएगी। इसमें इधर देखो क्या लिखेंगे, एफ ए एफ ए बी, यहां फोर्स अट्रैक्शन बढ़ा दो, बढ़ा दिया, फोर्स अट्रैक्शन बढ़ा दिया। तो जैसे फोर्स अट्रैक्शन बढ़ा दिया, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स अट्रैक्शन बढ़ाते ही अपन क्या बोलेंगे कि वेपर प्रेशर कम आने लग जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, आसान सी बात बोली है मैंने। सारा कुछ आप वेपर प्रेशर से कोरिलेट करना सीखो बच्चों। अगर वेपर प्रेशर से कोरिलेट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो सुनो, सोचो यहां फोर्स अट्रैक्शन कम हो गया, इसका मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ओवरऑल वॉल्यूम जो आएगा वो ग्रेटर देन 0। यहाँ क्या बोलोगे, डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फिर देखिए डेल्टा एच मिक्सिंग, वो भी क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव। समझ में आया भाई, मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। 100 और 100 मिलाया 200 नहीं आ रहा, 250 आने लग गया मान लीजिए, ठीक है। अब मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहा है, तो इसका मतलब दूर दूर कब भागते हैं, जब वो एनर्जी को ले लेते हैं। एनर्जी लेने का प्रोसेस का मतलब होता है एंडोथर्मिक। तो डेल्टा मैंने पॉजिटिव लिखा, देखो ठीक है। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कि डेल्टा वी मिक्सिंग ये क्या आएगा, लेस देन 0, और डेल्टा एच मिक्सिंग ये भी क्या आएगा, लेस देन 0 या नेगेटिव बोलेंगे। तो ये बच्चों ये जो टेबल है ना, ये आपके 12th में बहुत पूछते हैं। 12th में कंफर्म क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव नेगेटिव डेरिवेटिव सॉल्यूशन में कंपेयर कीजिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है। ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बहुत आसान सी बातें हैं। अब देखो एक जो मैं बात बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो और चाहे नॉन आइडियल हो, दोनों कंडीशन में डेल्टा एस मिक्सिंग ये ग्रेटर देन 0 आएगी। कोई सा भी सॉल्यूशन हो, डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन, क्योंकि जैसे ही आप दो लिक्विड को मिलाते हो, रेंडमनेस क्या होती है, आपने लास्ट में पढ़ा है रेंडमनेस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, तो रेंडमनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव डेरिवेटिव में पॉजिटिव कर दो तो नेगेटिव डेरिवेटिव में नेगेटिव कर दो, ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना। ये सबके लिए ग्रेटर देन 0 आएगी, चाहे आइडियल है चाहे नॉन आइडियल है। आपने दो लिक्विड को मिलाया तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, रेंडमनेस बढ़ रही है। अब आप मिक्सअप कर रहे हो, सॉल्यूशन बन रहा है, तो अगर सॉल्यूशन बन पा रहा है तो डेल्टा जी मिक्सिंग क्या आएगा, लेस देन 0। याद करो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो ये ध्यान रखना, इन पे प्लस माइनस इनके अकॉर्डिंग मत कर देना, ये दोनों के लिए ऐसे चलेगा, चाहे वो आइडियल हो चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, इनके एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं अपन, है ना। एग्जाम्पल कैसे पता लगेगा, ध्यान से सुनना।
देखो एक मैं बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं, वाटर के अंदर आप कभी भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला दो, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन बनेगा। मेरी बात को वापस ध्यान से सुनिए, वाटर के अंदर कभी भी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिला दो, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन बनेगा। ऐसा क्यों, समझाता हूं, देखो सुनो। ठीक है, जैसे मेरे पास ये वाटर, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल में आपने देखा था इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, होती है बच्चों। अब अगर मैंने यहाँ पर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिला दिया, सपोज मैंने ये ईथर मिला दिया, ठीक है, तो जैसे ही मैंने ईथर मिलाया, ध्यान, ये क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल के बीच में घुसने की कोशिश तो करेगा। अब जब बीच में घुसने की कोशिश करेगा तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बोलो, है ना। मतलब यही बात मैंने क्या बोला, वाटर के अंदर पढ़ी आप लोगों ने, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है, याद कीजिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में बहुत अच्छी भली होती है ना बच्चों। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है काफी अच्छा आता है। अगर आपने बीच बीच में कोई दूसरे मॉलिक्यूल घुसा दिए जो क्या कर रहा है, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, जैसे देखो वाटर के साथ आपने मिलाया मिथेनॉल, देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मिथेनॉल का होता है 65। ये तो कंफर्म हो गया ना, दोनों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इक्वल स्ट्रेंथ की नहीं है, ठीक है। फिर मैंने लिया बेटा वाटर प्लस इथेनॉल, ठीक है। देखो वाटर में आपने क्या मिलाया, अल्कोहल मिलाया। हमने क्या बोला कि वाटर के साथ जब भी आप कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिला दोगे हमेशा पॉजिटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन बनेगा आपका, ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन बनेगा। ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बहुत सिंपल सी बात बोली है मैंने, बोलो ये समझ में आया। अगर मैं वाटर में मान लीजिए बेंजीन मिला दूं, तो सोचो बच्चों, बेंजीन का मॉलिक्यूल बीच बीच में घुसेगा और बीच में घुस के इनके मॉलिक्यूल को दूर करने की कोशिश करेगा ना, दूर करने की कोशिश करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, समझ में आ गई बात। अब देखो सुनो, जैसे ये वाटर है, इसी तरह से आपने देखा होगा ये मिथेनॉल है, मिथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो आप ऐसे सोचो, एक पॉइंट जो मैंने बोला, वाटर के साथ कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिला दो पॉजिटिविटी बनेगी। अच्छा, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले में कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिला दो जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, जैसे देखो मिथेनॉल के बीच में मैंने बेंजीन के मॉलिक्यूल मिला दिए यहाँ, तो बच्चों ये बीच में घुसेगा, यहाँ पर घुसेगा नहीं घुसेगा, जैसे बेंजीन के मॉलिक्यूल बीच बीच में घुसेंगे मिथेनॉल के मॉलिक्यूल को दूर दूर करेंगे, दूर दूर करेंगे तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ जाएगी ना बच्चों, समझ में आ गया। तो देखो मैंने क्या बोला आपसे कि मिथेनॉल है ना, अगर मैं बोलूं मिथेनॉल प्लस, ठीक है, फिर मैं बोलूं इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में साइक्लोहेक्सेन मिलाओ, ये प्रॉब्लम होने वाली है ना, ये प्रॉब्लम होगी बच्चों, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें क्या करूं, जैसे ये था और मैंने इसके साथ ये मिला दिया, अब देखो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, इसमें नहीं बन रही, नहीं बन रही ना, तो क्या कंसेप्ट निकल गया, वाटर के साथ कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलाओ
हमेशा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिविटी। किसी भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले मॉलिक्यूल में ऐसा मॉलिक्यूल मिला दो जो हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना पाए, तो भी ऐसा कुछ आएगा। समझ में आ गया है ना? ठीक है, बोलो। अब जैसे देखो सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये इथेनॉल है और ये मेरे पास एसीटोन है, ध्यान दो, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन सिर्फ इसी के पास है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, है ना? ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। समझ में आ गई बात ही? ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, तो बोलो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले में ऐसा मॉलिक्यूल डालो कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर दे, वीक कर दे। ये बात समझ में आई? बोलो, है ना? अब देखो सुनो, मान लीजिए मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लग रहा हो, है ना? कैसा लग रहा है देखो, सुनो ध्यान से। मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन आपने लास्ट ईयर पढ़ा था बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, याद कीजिए। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने पढ़ा था डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब सोचिए, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन वाले मॉलिक्यूल के बीच में आपने कोई, जैसे देखो सुनो, ये मेरे पास इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है? देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब देखो क्या होगा बच्चों, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है? अब इस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में मान लीजिए बीच में मैं ऐसा मॉलिक्यूल घुसा दूं जो खुद पोलर नहीं है। आपको पता होना चाहिए बेंजीन पोलर नहीं है। जैसे वो बीच में घुसेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देगा बच्चों। बोलो, ये बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो, जैसे मेरे पास CCl4 एंड CHCl3, देखो ये तो नॉन पोलर है और ये पोलर है, ठीक है? ये तो नॉन पोलर है और ये पोलर है, ठीक है? तो अब देखो, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, जैसे ही बीच में नॉन पोलर घुसेगा फोर्स अट्रैक्शन कम कर देगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो पॉजिटिव डेरिवेटिव तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। देखो, वाटर के अंदर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिला दो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा मॉलिक्यूल मिला दो जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता हो, या अगर कोई पोलर है उसमें नॉन पोलर मिला दो। अब देखो बच्चों, नेगेटिव डेरिवेटिव की बात करें तो देखो, नेगेटिव डेरिवेटिव में आपको मोस्ट ऑफ केसेस में एसिड पक्का मिलेगा। जैसे मैंने लिया एसिड प्लस वाटर, सोचो समझो, HCl प्लस H2O, है ना? H2SO4 प्लस H2O, HNO3 प्लस H2। अब ये नेगेटिव डेरिवेटिव क्यों हुआ, ये समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, ये HCl है और ये H2O है। आपने अगर लास्ट ईयर एसिड बेस थ्योरी पढ़ी हो तो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो यहाँ H इसके पास गया, जैसे इसके पास गया इसने प्रोटॉन इसको दिया, तो देखते ही ये तो बन गया, एक हाइड्रोजन मिला H3O प्लस और ये आ गया Cl माइनस। अब देखो बच्चों, एक बन गया प्लस, एक बन गया माइनस, है ना? प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, और अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम हो जाएगी। क्या समझ में आया? बोलो, ठीक है? तो कोई ना कोई एसिड पक्का मिलेगा। जैसे देखो, एसिटिक एसिड प्लस PDD,
अब होगा क्या, एसिटिक एसिड अपना प्रोटॉन पिरिडीन को देगा, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से देखो, एसिटिक एसिड प्लस मिथेनॉल, ये अपना प्रोटॉन इसको देगा, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है ना। जैसे देखो सुनो, अगर आपको इसने एक एग्जांपल दिया, ये दिया देखिए, क्लोरोफॉर्म ये है और इसके साथ ये मान लीजिए ठीक है। आपने अगर लास्ट की केमिकल बॉन्डिंग ध्यान से पढ़ा तो क्लोरोफॉर्म से ये जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ी है ना, वो वीक टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। देखो इस हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते ही मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ा, तो मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ा तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम हो जाएगी। बच्चों ये पॉजिटिव नेगेटिव डेरिवेटिंग के जो एग्जांपल हैं, ये जेई मेंस में और नीट में आते हैं, पुराने पेपर करके देखना, तब आपको पक्का मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है ना। तो डिफरेंस समझ में आया, आप इनको निकाल सकते हो कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव डेरिवेटिंग है। ठीक है ना। अगर आपने इसको ढंग से सीखा है, जैसे देखो सुनो, यही है, ये मैंने लिया HNO3, ये देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, बन गया। तो बच्चों देखो, हमने बोला आइडियल, आइडियल के केस में तो क्या होगा, स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी सिमिलर होगी, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है ना, है ना। नॉन आइडियल के केस में डिफरेंस आएगा दो तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव में बढ़ा दो, नेगेटिव में घटा दो। ठीक है, पॉजिटिव में एग्जांपल आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है, वाटर के अंदर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिला दो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले में कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिला दो जो खुद नॉन पोलर हो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा वो, या वीक कर देगा। ठीक है, या एक पोलर में दूसरा नॉन पोलर मिला दो। नेगेटिव में मोस्ट ऑफ 99% केसेस में एसिड मिलेगा और उसके साथ क्या होगा कि एसिड उस गिवन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके क्या कर लेगा, रिएक्ट करके उसके साथ, है ना, आयन बनाएगा, और जैसे आयन बनेंगे उन आयन के बीच क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं अपन यही।